काम है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहे छथिन कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा विधान की ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री जगत जननी करुणा निधान रामचंद्र की प्रियतमा किशोरी जी से करबद्ध प्रार्थना करे कि आए अपने लोकन से जो संवाद है ये सार्थक दिशा में जाए। मित्रों, मेरा नाम चंद्र किशोर है। मैं इसी मध्य प्रदेश के सरलाही के पलरा का हूँ और पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। हम लोग सामान्य परिवार से थे। घर से 5 किलोमीटर दूर पर प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ जाना होता था। लौट कर आते थे तो दादाजी कहते थे कि थोड़ा तरकारी के खेत में पानी पटा दो, थोड़ा ढेला फोड़ दो, और भैंस चराने का भी सुबह शाम काम होता था। तो जब हम भैंस चराते थे 6-7 कक्षा में, तो भैंस की एक सुविधा है खासकर के तराई में कि समतल होता है, आप उस पर चक्की रख लीजिए, बैठ जाइए आराम से, मन हो तो सो भी जाइए, नहीं तो कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे बड़े चाचा जी स्कूल के शिक्षक थे, उनकी अलमारी में किताबें थी, तो किताब पढ़ता था। तो कोर्स की किताब तो सुबह शाम पढ़ ही लेते थे, शाम को ट्यूशन में भी पढ़ लेते थे। तो कोर्स बाहर की किताब ले आते थे। एक दिन मैं पढ़ा कि हस्तलिखित अखबार कैसे निकाले जाए। हमारे यहाँ भी कुछ पुराने नेता लोग 40 साल के पहले के स्ट्रगल में जेल में भी हस्तलिखित अखबार निकाला करते थे। तो हस्तलिखित अखबार कैसे निकाली जाए, एक अच्छे पत्रकार के बारे में लिखा हुआ था, तो था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम, जो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में वो कानपुर से प्रताप पत्रिका निकालते थे। वही प्रताप जो कालांतर में महात्मा गांधी को चंपारण आने का कारण बना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रखर पत्रकार तो थे ही, कौमी एकता के, सामाजिक सद्भाव के सूत्रधार भी थे। और मान्यता रखते थे कि जो बात लिखते थे वंचितों के पक्ष में, कमजोरों के पक्ष में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में, साथ साथ वो ये भी जानते थे कि राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत नहीं हो तो अपनी वैश्विक लड़ाई से हम सफल नहीं हो सकते। एक बार कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, वो अखबार में सिर्फ लिखे ही नहीं, सड़क पर आ गए जहां उनकी मौत हो गई। तो मैंने देखा गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी मैंने पढ़ा, तो मुझे लगता था कि मैं भी पत्रकार बनूं और मेरा देश विभिन्न समुदायों का देश है, इनके बीच में पारस्परिक एकता हो, पारस्परिक संवाद हो, लेकिन कोई भी हिस्से में रहने वाले कोई भी समुदाय को ये नहीं लगे कि मैं पिछड़ा हूँ या राज्य मुझसे असमान व्यवहार करती है। मेरा भाषा, मेरा रहन सहन, मेरा खान पीन, मेरी बोली को सुनकर राज्य मुझसे दोयम दर्जा का व्यवहार करता है। साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखनी चाहिए कि हम एक अगर किसी महल के एक कक्ष में अगर रुदन हो तो दूसरे में हास्य कैसे हो सकता है। एक घर में मलानी जा रहा हो, दूसरे में सहनाई नहीं बच सकती है। हमें पारस्परिक में संवाद भी होनी चाहिए, पारस्परिक में सहयोग भी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि अहिंसक परिवर्तन का सबसे कारगर माध्यम पत्रकारिता है और मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। जैसा कि मैं बचपन में कहा कि जब किसी के दरवाजे पर अल्लाह रुदल होती थी, रानी सरंगा होता था, गोपीचंद की कथाएं गाई जाती थी या लौंडा का नाच होता था किसी अगल बगल के गांव में, तो चला जाता था। आज भी जब महात्मा गांधी पर कोई कार्यक्रम होता है, लोग बुलाते हैं तो आ जाते हैं। मैं स्वतंत्र आदमी, किसी पार्टी के मंच पर खड़ा होने में बड़ी सकुचाहट होती है। कल अखबार में फोटो छपेगी, कोई फेसबुक पर डाल देंगे, कहेंगे अरे अरे चंद्र किशोर जी बड़ा बोलते हैं, और तो कांग्रेस के मंच पर थे ना। हम लोग बचते हैं क्योंकि समाज इतनी दलीयकरण हो गई है कि स्वतंत्र लोग रहना मुश्किल हो गया। लोग चाहते हैं कि हमारे ही आईने से देखे लोग, आईना दूसरा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरी मान्यता है कि आप मन से या बेमन से
जानबूझकर या अबूझ होकर अगर आग में हाथ डालते हैं तो हाथ पकेगा। वो आखिर स्वभाव है। गांधी का विमर्श, गांधी का चिंतन यही स्वभाव लिए है। आप गांधी के बारे में अगर कहीं चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, उनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती मनाते हैं, तो स्वभावतः कुछ न कुछ समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा की विकास होती है। अब यही मीरा जी जैसे कह रही थी, बड़ी विहंगम दृष्टि रख रही थी। वो तो यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका हैं, गांधी के दर्शनों को बात को बड़े विस्तार से मैं संक्षेप में, चूंकि मुझे आसान भी कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आज के जमाने में, आज के समय में इस जनकपुर में खड़ा होकर गांधी पर बोलने का कुछ कारण है। मैं नेपाल की सीमांत शहर में और मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु में, आज मैं जहां विभिन्न क्रांतियों की नाभि स्थल रही है जनकपुर, हम गांधी को क्यों याद करें? क्या गांधी को इसलिए याद करें कि हमारे अभिन्न पड़ोसी भारत के राष्ट्रपिता हैं? क्या हम गांधी को इसलिए याद करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बना दिया है? क्या हम गांधी को इसलिए याद करें कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया और हमारे पड़ोस से जाने के लिए बाध्य कर दिया? नहीं, ये चीज तो है, लेकिन गांधी ने से सरोकार हमारा भी बनता है। गांधी को याद करने के कई बहाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। अगर मैं जनकपुर जो क्रांति की भूमि है, अगर यहाँ खड़ा होकर गांधी को याद करता हूँ तो लगता है मुझे कि अपने कारण हम गांधी को भूल गए। गांधी को भूलना नहीं चाहिए, यह कृतज्ञता होती है। जब समाज अपने पुरोधा को, जब समाज अपने पुरखों को, जब समाज अपने पूर्वजों को विस्मृति में डाल देती है तो समाज अंधेरे के गहवा में चली जाती है। आज हमारे सामने रखा हुआ है तस्वीर, गांधीवादी पगडंडी के बड़े प्रखर यात्री महेंद्र निधि जी। महेंद्र निधि जी नहीं, यहाँ एक बढ़िया जमात था जिन्होंने तत्कालीन समय में राणा साहब के खिलाफ संघर्ष किया। बड़ा अहिंसक तरीके से संघर्ष हुई। आप देखेंगे यहीं जयनगर में सरोज कोइराला जी वहां से लिए हुए थे। तत्कालीन सत्ता ने उन्हें गोली प्रहार करके मारने की कोशिश की, मार दिया। मैं बीरगंज से आता हूँ, बीरगंज के पड़ोस में रक्सौल है, वहां तेज बहादुर अमात्य थे, उनको मार दिया गया। निर्वासित में कांग्रेस के नेता लोग थे, लेकिन राज्य विद्रोह दमन करना चाहे, लेकिन उसके विरुद्ध अहिंसक संघर्ष होता रहा, शांतिपूर्ण संघर्ष होता रहा। नेपाली कांग्रेस अपने जीवन में कई बार विभ्रमित हुई है, लेकिन कांग्रेस जब जब शांतिपूर्ण संघर्ष में आई है, या नेपाल की जनता जब जब शांतिपूर्ण संघर्ष को, अहिंसक संघर्ष को, अहिंसक प्रतिरोध को अपना मूल मंत्र बनाया है, मूल धार बनाया है, नेपाल या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर शांतिपूर्ण प्रतिरोध की बात होती है, अगर संवाद की बात होती है, अगर सामंजस्य की बात होती है, पर पीड़ा सुनने की बात होती है, तो वहां गांधी का दिया जल रहा होता है। यही वीर जनकपुर में अब कई लोग यहाँ पे देख रहा हूं चेहरे, जब शाही को हुआ ज्ञानेंद्र का, उनके विरुद्ध के संघर्ष में किसी ने बम तो नहीं पटका था ना, बड़ा शांतिपूर्ण संघर्ष हुई थी और लोग बड़े भय के मुक्ति के साथ वहां पहुंचे थे। तो गांधी का सबसे बड़ा ये चीज था कि गांधी चंपारण में जब आते हैं सन 1915 में, वहां नील की खेती कराई जाती थी, हुकूमत के द्वारा नील की खेती कराई दी गई थी और कई तरह का कर लगा दिया गया था। जैसे मधेश को सिर्फ कर और मत लेने के जैसे बना दिया गया था ना अपने विश्वकांति उपनिषद के चक्कर में, ठीक उसी तरह से चंपारण में भी आप देखेंगे, पाएंगे कि नीले की खेती की जाती थी। नीले लोग जमींदार लोग थे और वहां बड़ी, अभी मीटर ब्याजी का जो बात चलता है उससे भी कड़ी वहां चक्रव्यूह था, बड़ी शोषण था। गांधी ने क्या किया कि लोगों के मन से भय को मुक्त कर दिया। लोगों को लगता था कि नीला अंग्रेज कि कोई अलग दुनिया से आए हुआ लोग हैं जो हम पर शासन करने के लिए ही बने हैं। जैसे कि दुर्गानंद जी ने प्रतिरोध किया, मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, लेकिन उन्होंने बम पटक कर दिखा दिया कि शाही सत्ता कभी भी समाप्त हो सकती है, रास्ते वो। गांधी जब चंपारण आते हैं तो जो किसान लोग हैं वो कहे कि किसान का बयान तो मैं लूंगा ही, साथ साथ जो जमींदार हैं अंग्रेज उनको भी बैठाना होगा। अब समझिए जो शोषक है, जो जमींदार है, उसके सामने पीड़ितों को कहा जाता है कि बयान देने के लिए, और गांधी बयान देते हैं। आम आदमी के मन में अंग्रेजी सत्ता के प्रति जो भय थी वो भय को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। लोगों की कोई भी सत्ता तब तक टिकती है, कोई भी अधिनायक, कोई भी हुकूमत तब तक उसका
शोषण होता रहता है, तब तक उसका दबदबा बना हुआ रहता है, तब तक लोगों के साथ अन्याय करता रहता है कि जब तक उसके हुकूमत के प्रति लोगों में डर पैदा जब आदमी भयमुक्त हो जाता है। इसी जनकपुर में एक लंबी परंपरा है पूर्वजों की, जिन्होंने पंचायती हुकूमत के खिलाफ, जिन्होंने शाही हुकूमत के खिलाफ अपने को अभय बनाया, अपने को अहिंसक बनाया और आगे आया और एक कारवा बनता चला गया। तो यह जो गांधी का है कि लोगों के मन से डर को हटा देना, भय को हटा देना, तो स्वाभाविक सत्ता जो है गिर जाती है और सत्ता समाप्त हो जाती है। गांधी का इसलिए भी हम लोगों याद करते हैं कि गांधी तो क्यों याद करें, क्योंकि नेपाल की कोई भी संघर्ष अंततः गांधी के मार्ग पर गया हुआ है। इसलिए नेपाल में आज जो राजनीतिक उपलब्धि मैं देख रहा था, जब गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948, उससे 2 दिन पहले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता, नेपाल के बहुत बड़े प्रखर वरिष्ठ लोकतंत्रवादी नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, जयप्रकाश नारायण लोहिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जाते हैं बिरला भवन में। महात्मा गांधी उसी बिरला भवन में 2 दिन के बाद मारे जाते हैं। वहां मिलते हैं, नेपाल की लोकतंत्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आप वृत्तांत अगर आप बीपी कोइराला का पढ़ते हैं, आजकल पढ़ने की चलन थोड़ा कांग्रेस में कम हो गई, लेकिन अगर आप विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के आदि वृत्तांत पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि 28 जनवरी 1948 की उस मुलाकात की उन्होंने चर्चा की। जिस दिन गांधी की हत्या हुई उस दिन का भी चर्चा जिक्र किया गया है कि गांधी की विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला किस अवस्था में थे। काठमांडू में 2 दिन तक बंदे रहे, दुकानें बंद हो गई, मधेश में तो पूरा सुख लग गया, पूरे नेपाल में उस तरह का फैल गया है। अभी मैं कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड़ेल की 5 वॉल्यूम में रचनावली आई हुई है। इसमें शोक काव्य है जो बापू पर समर्पित है, महात्मा गांधी पर समर्पित है, और उसमें दृश्य है किस तरह से घटना दिल्ली में हुई थी। आज की तरह कम्युनिकेशन का जमाना नहीं था, आज की तरह संचार सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोग दर्द महसूस कर रहे थे कैसे काठमांडू की गलियों में, किस तरह से लोगों ने खाना बनाना बंद कर दिया था। तो गांधी के प्रति नेपाल का लगाव इस तरीका से था। तो नेपाल के लोकतंत्र के लिए, नेपाल में सामाजिक न्याय के लिए, नेपाल में क्षमतामूलक समाज के लिए, नेपाल में पारस्परिक संवाद के लिए गांधी हमेशा हमारे लिए प्रेरक रहे। भौतिक रूप में गांधी नेपाल में नहीं आए, लेकिन गांधी हमसे अलग नहीं रहे। जब चंपारण में वो आते हैं या 1934 में बहुत बड़ी भूकंप हुई, उस भूकंप के प्रभाव में उद्धार के लिए गांधी मधुबनी आते हैं, दरभंगा आते हैं, पूर्णिया आते हैं, तो स्वाभाविक हमारे यहाँ के लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसी जनकपुर में चरखा से संबंधित जो कार्यक्रम हुआ है या अन्य अहिंसक प्रयोग हुए हैं, सब में गांधी का कहीं न कहीं प्रभाव रहा है। गांधी को खुलकर लोग याद करते थे। आज लोगों को डर लगता है गांधी को याद करने में, कहीं प्रो इंडियन का ठप्पा तो नहीं लगता है। गांधी को याद करना प्रो इंडियन नहीं है, गांधी को याद करना अपने को याद करना है, अपनी ताकत को याद करना है, अपनी शक्ति को याद करना है। इसलिए ये आज हम गांधी को सारी दुनिया याद करती है। अब याद कीजिए, टेलीविजन में देखे होंगे G20 भारत में हुआ दिल्ली में, दुनिया के जो भी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख आए हुए थे सब राजघाट पे जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी के बारे में बहुत सारी बातें फैलाई जाती है। जब गांधी जयंती होता है या गांधी की पुण्यतिथि होती है, हैशटैग होता है गोडसे, लोग गोडसे को याद करते हैं। अभी भी एक भाई याद करा रहा था, कौन मारा, नाथूराम गोडसे। गोडसे की महिमा मंडन की जाती है, लेकिन आज भी कोई भी वहां का नेतृत्व मुख्य रूप से एक कहने की साहस नहीं कर पाता है कि गांधी हम नहीं चाहिए। आप याद करेंगे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की गठन करते हैं, उन्होंने देश के नाम में संदेश देते हैं, लेकिन उसमें भी वो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के नाम में बटालियन बनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद या खुद बहुत नजदीक के खुदीराम बोस, यही मुजफ्फरपुर में शहीद हुए थे 16 वर्ष की उम्र में, उनको एक कोड़ा लगता था तो कहते थे कि महात्मा गांधी की जय। अर्थात जो युवक विचलित होकर, भ्रमित होकर, आक्रोशित होकर औपनिवेशिक सत्ता का चरित्र ही होता है कि लोगों में गुस्सा आती है। युवा वह वो उम्र होता है कि लोगों को लगता है कि तत्काल में प्रतिकार करें, हिंसक रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन वो भी मानते थे कि गांधी की आवश्यकता है। आज जनकपुर में इसी कक्ष में अगर बम फट जाए
पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी, अरे महेंद्र निधि सभा कक्ष में बम फट गया, लोग गांधी की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से हम पारस्परिक संवाद की बात करें, सामाजिक सद्भाव की बात करें, तो उतनी बात नहीं फैलती। इसी जनकपुर में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक कोई महानुभाव पूर्व से आए, बड़ी क्रांतिकारी भाषण की, अंत में कोई सज्जन उनको खुखरी दिया और खुखरी लहराते हुए उन्होंने कहा कि जो हमसे विमति रखेगा उसका सर कलम कर देंगे। कहना तो आसान है, सर कलम कर देंगे, लेकिन एक कायर लोगों की क्या है, साहस लोग वे होते हैं कि जो आपसे असहमत है, जो आपकी बात को नहीं मानता है, जो अलग रास्ते आपको लगता है, उससे संवाद करें, उससे सामंजस्य स्थापित करें और उसका हृदय परिवर्तन करके अपने रास्ते पे ला दें। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, जैसा कि मीना जी कह रही थी, बड़ी कहानी बता रही थी, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, मुंबई के समुद्र तट पर स्वागत के लिए जानते हैं कौन है? गुजरात के उस समय बम्बई स्टेट हुआ करता था, प्रोविंस। भारत में ब्रिटिश जमाने से ही प्रोविंस हुआ करता था, तो गुजरात तो बाद में बना। काठियावाड़ा एक क्षेत्र है, काठियावाड़ा से दो नाम लोग हुए दुनिया भर में, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं। जिन्ना गांधी को भारत आने से पहले बैरिस्टर के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनके नेतृत्व में और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में उनका स्वागत कार्यक्रम मुंबई में रखा गया। देखिए इतिहास की नीति, एक देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। आज जिन्ना को दुनिया में कोई याद नहीं करता है, तो कोई नफरत के आधार पर, घृणा के आधार पर, प्रतिशोध के आधार पर, धर्म के नाम पर अगर कोई सत्ता प्राप्त होती है तो वो सत्ता हमेशा के लिए स्थायित्व नहीं होती है। गांधी कभी शक्ति में नहीं रहे, गांधी किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, गांधी कभी कोई ताकत प्राप्त नहीं किए, लेकिन गांधी आज दुनिया में याद किए जाते हैं। हम और आप गांधी के उत्तराधिकारी नहीं है और गांधी के उत्तराधिकारी हैं। गांधी किसी नस्ल, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भूगोल, किसी सीमा से अलग है, परिधि से अलग है। यही कारण है कि आज 20-20 मुल्क के 22-22 मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आते हैं, तो गांधी का जो अंतिम स्थल है राजघाट, आप दिल्ली गए होंगे तो देखे होंगे, वहां जाकर वो नमन करते हैं। गांधी का जो व्यक्तित्व है बहुआयामिक, बड़ी विराट नेतृत्व है। छोटी छोटी बातों से लगता है कि गांधी में किस तरह से जादुई आभा छुपा हुआ है। मैं याद करता हूं कि गांधी दूसरी गोलमेज के लिए लंदन जाते हैं। उस जमाने में जहाज पर जाया करता थे लोग, कई लोग थे उस समय में। चर्चिल का नाम सुने होंगे, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था। वो गांधी को तो नग्न फकीर कहता था, क्योंकि आप याद करेंगे गांधी का गोला गोला चश्मा, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नीचे लंगोटी पहने हुए, या जाड़े के मौसम है तो थोड़ा सा चादर ओढ़ लिए करते थे, एक लाठी होती थी। आज भी आप गांधी का अपना स्टाइल का उनका चश्मा हुआ करता था, जिससे अपनी उनकी नजर थी, उनका एक लाठी का अपना स्टाइल था, उनका हंसने का एक तरीका। तो एक कहीं भी रेखा चित्र हो तो आप पहचान जाएंगे कि गांधी जी का है। तो नग्न फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन वहां था प्रोटोकॉल। उस जमाने में, औपनिवेशिक जमाने में, वहां के जॉर्ज पंचम जो वहां के प्रमुख थे, पूरी दुनिया में उनकी साम्राज्य थी, उससे मिलना है और गांधी गए हुए हैं। गांधी से भी कहा गया कि ड्रेस का प्रोटोकॉल है, आप वहां जॉर्ज पंचम से, हमारे राष्ट्राध्यक्ष से हाथ नहीं मिला सकते, आपको ये परिधान पहनकर जाना होगा। गांधी ने कहा कि मैं भारत की जनता का प्रतिनिधि हूं और मैं जिस तरह से प्रतिनिधित्व करता हूं मैं उसी तरीके से जाऊंगा। और गांधी गए और वहां जॉर्ज पंचम ने उनसे हाथ मिलाया, इन्होंने भी हाथ मिलाया। जब मुलाकात के बाद वापस आए तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने जो पोशाक पहन रखा है वो क्या अनुकूल है? जानते हैं गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि आपके महाराज जो परिधान जितना पहन रखे हैं ना, वो हम दोनों के लिए काफी था। सारी औपनिवेश की परिधान तो राजा पहन रखे हैं, तो रईती के पास क्या रहेगा? मैं तो गरीबों का, वंचितों का, औपनिवेशिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो यह जो साहस, राजा से आंख में आंख मिलाकर अपनी बात कहने की जो निश्चलता, जो पवित्रता जो गांधी में थी, जो साहस गांधी में था, वही चीज है कि गांधी को गांधी बनाता है। क्या आपने वो भयभक्ति थी, कोई डर नहीं था, कोई चीज मांगना नहीं था। वो देने वाले कौन होते हैं? जैसे मधेश आंदोलन में लोग कहते थे ना कि उन्हें देने वाला कौन उन्हें नागरिकता देने वाला? तुम भी इस देश के नागरिक हो, मैं भी नागरिक हूं,
तुमने भी देश बनाने में सहयोग किया है, मैंने भी किया है। लोकतंत्र लाने में, जमहूरियत लाने में तुमने भी कुर्बानी दी है, हमने भी कुर्बानी दिया है। तुम देने और लेने वाले होते कौन हो? गांधी की वही बात, यह गांधी की परंपरा है, ये गांधी की पगडंडी है, ये गांधी की चौबटिया है जो हमें सिखाता है। तो गांधी ने उस तरह की साहस थी कि गांधी 14 पे वो बात कह सके। और यही कारण है कि लोग कहते हैं ना कि गांधी मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। ये जो तकिया कलाम है, ये जो प्रभर्व है, ये जो आहान है, ये अफवाह बनाती है। मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, जो मजबूत है, जो साहसी है, जिसमें कायरता नहीं है, जो डरपोक नहीं है, वो आदमी गांधी के रास्ते पर चल सकता है। आपने गांधी का आत्मवृत्तांत, जैसा कि रीना जी कह रही थी, गांधी जी ने अपने आत्मवृत्तांत, आजकल नेपाल में भी जितना पूर्व प्रशासक है, आर्मी का कोई रिटायर्ड सेनापति है, सब लिखता है आत्मवृत्तांत और अपने को कहता है कि मैंने राजा ये कहा था, मैंने राजा वो कहा था। सब अपने आप को नेपाली में कहते हैं चोखो होना, चोखो होते हैं। गांधी ने अपने आत्मवृत्तांत अगर आप पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, गांधी कहते हैं गांधी किस तरह से डरपोक थे, अंधेरे में जाते तो कैसे उनको डर लगती थी, लेकिन वही गांधी अपने आप को विकसित करते हुए एक साक्षी बनते हैं, निर्भय बनते हैं। तो जब मुझे गांधी से मेरा ताल्लुकात बढ़ता गया, मैं बहुत डरता था, क्योंकि बाकी संत महंत नेताओं का अनुयायी बनना बड़ा सहज है। आप मार्क्स पढ़ लीजिए, मार्क्सवाद पर भाषण करते रहिए, मार्क्सवादी कहने जाइए, लेनिन को दूर दूर से था जान लीजिए, लेनिन बात पर कहते रहिए, लेकिन गांधी को पढ़ना काफी नहीं है। इसलिए मुझे डर लगता था कि गांधी को जितना पढ़ेंगे आपको खुद अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। बाकी लोग उपदेश देते हैं, गांधी अपने आप में बदलाव का दबाव देता है, बदलाव का नैतिक दबाव देता है। आप खुद को बदले बिना गांधी को नहीं समझ सकते। मैं भी बियर पीता था, मैं भी मांस मछली खाता था, लेकिन जब मैंने गांधी से घनीभूत रूप में आ गया तो 2050 के बाद में मैंने सारी चीजें छोड़ दी। ये प्रेरित करता है, अपने आप प्रेरित करता है। गांधी दबाव नहीं देते। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुने होंगे, और शिवाजी गांधी थे और पाकिस्तान में उनका बन गया। खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था थी, उसके हुआ करते थे। यही बिहार में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ अभी का बांग्लादेश नोआखली में दंगा हुआ तो वहाँ वो जाते रहे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते थे, और वो मांस खाते थे क्योंकि वो पख्तून इलाके के थे, पाकिस्तान का और दुर्गम इलाका अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है पख्तून। मांस खाते थे। तो यहाँ तो गांधी से मिलने आते थे तो गांधी आश्रम से बाहर उनके लिए मांस की प्रबंध की जाती थी। हालांकि कालांतर में अपने आप को परिवर्तन किया। तो गांधी दबाव नहीं देते थे। यहाँ तो क्या है कि सत्ता बंदूक के नाल से आती है। आप किसी को बंदूक दिखाकर सर में रिवॉल्वर तानकर आप किसी को 1 मिनट के लिए बदल सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके मन पर शासन नहीं कर सकते हैं। गांधी का स्वशासन था, गांधी का शासन नहीं था। गांधी की सत्ता, गांधी के विचार की सत्ता, गांधी की अहिंसा की सत्ता, गांधी की सबने अवज्ञा की सत्ता, गांधी की सत्याग्रह की सत्ता लोगों को खुद ब खुद अपने आप पर नियंत्रण करने की बात करती है। जो बार बार तोड़ने पर भी नहीं टूटे वो गांधी है। अब हम सामाजिक संजाल से जुड़े रहते हैं, कभी हम सुनते हैं कि भाई फलाने जगह गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई। बीरगंज में कुछ पहले पिछले 30 जनवरी को हुआ कि बीरगंज में एक सड़क का नाम गांधी मार्ग बनाया जाए। महानगर पालिका ने निर्णय की कि महात्मा गांधी मार्ग रखा जाए, गांधी जी की प्रतिमा रखी जाए। एक समूह ने वहां विरोध कर दिया, अरे गांधी को यहाँ प्रतिमा होगा। इस देश में मार्क्स का प्रतिमा है, लेनिन का है, स्टालिन का है, लेकिन गांधी का नहीं। आज दुनिया में 90 से अधिक देशों में, अधिक मुल्कों में गांधी की प्रतिमा है। अभी कुछ एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सामने गांधी की अर्धगर्भ की प्रतिमा लगाई गई है। आज भी दुनिया में गांधी के पक्ष में और विपक्ष में सबसे अधिक किताबें लिखी जाती है। आज भी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो गांधी के बारे में पढ़ाई जाती है। क्यों आज भी गांधी सांदर्भिक है। गांधी सिर्फ 20वीं शताब्दी के लिए नहीं, 21वीं शताब्दी के लिए चुनौतियां हैं, तो वो उसके लिए भी गांधी आज उतने ही अपरिहार्य है। कल आवश्यकता थी,
हम कहते नहीं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। तो कल गांधी आवश्यकता था, आज गांधी अपरिहार्य है। गांधी के बिना हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो दुनिया भर में जिस तरह से संकीर्णता बढ़ रही है, लोग जाति में भी गोत्र, आप पढ़ते होंगे गोतामेहरूको सम्मेलन, कोइराला बंधुहरूको सम्मेलन, एक खास आरएसएस भी नहीं हुआ। उसके भी भीतर हम लोग मधेश के समाज में भी देखेंगे विभिन्न जाति और बिरादरी में हम बढ़ते जा रहे हैं। जब राणा विरुद्ध के संघर्ष सम्मेलन आए थे, ये तो नहीं था कि ये फलाना जात का है, फलाना जात का है, ये लगेगा ये नहीं लगेगा, ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन लोगों ने संघर्ष किया। आज जब हम सत्ता से अपनी संबंध का अवसर लेने की अवसर हुई है, तो हम विभिन्न जातियों में बढ़ गए, हम अपने विभिन्न संकीर्णताओं में बच गए हैं। हम उससे श्रेष्ठ हैं, हम उससे बड़े हैं, हम उससे बढ़िया हैं, इसकी दावी चलने लगी। तो ये जो संकीर्णता का दौर चल रहा है, और यही कारण है कि यह जो गणतंत्र के लिए, संहिता के लिए यह जो प्रयोग भूमि रही है मधेश, और मधेश ने संघर्ष किया है, आज इसमें धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है, धार्मिक उन्माद की फसलें कट रही है। जब विचारधाराएं समाप्त होने लगती है, जब विचारधारा के आधार पर सामाजिक संबंध की परिभाषाएं कमजोर होने लगती है, तो स्वभावतः वहां नई बातें आने शुरू करती है। तो यह जो धार्मिक संकीर्णता का दौर चल रहा है, इसमें हमें लगता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ। हम दूसरे के बारे में निषेध की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, और वह शुरू हो गया। अतिवाद सिर्फ किसी एक समुदाय में नहीं है, विभिन्न समुदायों में हम देखेंगे कि अतिवाद बढ़ रहा है। हमें और आपको गांधी सिखाता है कि उसके विपक्ष में हम बोले, एक माहौल तैयार करें। अभी देखिए मलंगवा में सामाजिक तनाव हो गई, प्रदेश सरकार है, मैं बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी नहीं गए। भाई जो पीड़ित है दोनों समुदाय में से, पीड़ित को राहत दीजिए, वहां सामाजिक सामंजस्य की बात कीजिए, नागरिक पहल कीजिए, राजनीतिक हस्तक्षेप कीजिए। जब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा तो जो रिक्तता होगी वह सैनिकीकरण होगा, वहां सुरक्षा तंत्र आ जाएंगे। आज किसी कोने से एक षड्यंत्र चल रहा है कि संहिता को इसी संविधान के माध्यम से कैसे कमजोर किया जाए। बड़ी छोटी सी नुस्खा है, वह नुस्खा यह है कि इस तरह से सामाजिक उन्माद खड़ी हो जाए कि कल गवर्नर रूल हो सके, गवर्नर के नाम से यह शासन हो। वो शासन कौन करेगा? कल राजा के नाम पर शासन कौन करता था? जिसके पास बंदूक हुआ करती थी। कल गवर्नर के नाम पर शासन होगा तो कौन करेगा? इसलिए धार्मिक उन्माद के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि नफरत और घृणा की बात छोड़िए, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, लेकिन दूसरों को उतना ही गर्व करने का काम है। आज की राजनीति क्यों गुमरी हो गई है? आज की राजनीति हमारे आस और पड़ोस में जो कोलाहल है उसमें बहरी क्यों हो गई है? क्यों नहीं बोलती है इन बातों पर? आप अपने आस पड़ोस में जो आग लग रही है उस आग से अपने को दूर कीजिएगा, लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। महाशय, आपके नीचे की जमीन खिसकती जा रही है, दूसरे लोग फसल काटने वाले आ रहे हैं। भूल जाइए उस समय कि आप लोकतंत्र के लिए लड़े थे, आप संहिता के लिए लड़े थे, और हर दिन आप ही फसल काटेंगे। नई शक्तियां आ रही हैं। नेपाल में नई शक्तियों का प्रयोग का मंथन के लिए यह उन्माद का राजनीति एक अवसर हो रहा है। इसलिए समाज में जो जीना चाहते हैं, समाज में जो रहना चाहते हैं, हमने देख लिया भारत की बंटवारा हुई, धार्मिक उन्माद हुआ, उस जमाने में 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग मारे गए, और सबसे अधिक कमजोर लोग होते हैं। महिलाओं की शोषण होती है, बालिकाओं की होती है। अभी मणिपुर दूर नहीं है, मणिपुर में हो रहा है, सबसे अधिक शोषण महिलाओं को हो रही है। जब जब तनाव होता है, द्वंद्व होता है, तो सबसे पहला प्रहार महिलाओं की होती है। इसलिए भी दुनिया में दिखाया गया है कि महिलाएं सामाजिक सद्भाव के मोर्चे पर सबसे आगे रहती है। गांधी जी की एक शिष्या थी तबस्सुम, गांधी जी कहती थी कि वो मेरी बेटी की तरह है। वो बड़ी जमींदार घर की थी, बड़ी संपन्न थी, लेकिन गांधी का आभा मंडल ही ऐसा था कि आप गांधी के सामने खड़े होते, गांधी के सामने पहुंचते, लगता कि यहाँ गांधी से आज क्या कहना बात करूंगा। जयप्रकाश नारायण जो नेपाल के लोकतंत्र के मित्र थे, हमारे नेता बीपी प्रसाद कोइराला के भी अभिभावक और मित्र की तरह थे। जब अमेरिका से लौटे, यहाँ आश्रम में रहते थे, उनकी पत्नी प्रभावती ब्रह्मचर्य की व्रत ले चुकी थी गांधी जी के आग्रह पर। और वो नौजवान अमेरिका से लौटकर मार्क्सिस्ट बनकर लौटता है जयप्रकाश नारायण, और यहाँ देखता है पत्नी तो ब्रह्मचर्य की व्रत ले चुकी है। वो गांधी से सोचता है कि मैं जाकर गांधी से ये कहूंगा, गांधी से वो कहूंगा, लेकिन गांधी के सामने नहीं कह पाता है, गांधी से तर्क नहीं कर पाता है। तो गांधी हमें सिखाता है कि किस तरह से हमारी सामाजिक संबंध होनी चाहिए। उन्होंने तबस्सुम को
इतनी हौसला प्रदान की। वो कम पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन चाहे बिहार का दंगा हो या पश्चिम बंगाल में जहाँ हिंदुओं की कत्लेआम हो रही थी, उस समय में मुस्लिम लीग ने कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन की बात की थी और बड़े पैमाने पर हत्या की जा रही थी। उस समय का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था वजीर आलम सोहरावर्दी को गांधी ने अपने साथ रखा, कहा कि मैं जिस घर में रहूंगा तुम्हें भी वहां रहना होगा। लोग जानते थे कि यही ने डायरेक्ट एक्शन कराया, एक दिन में 1 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन गांधी ने भय मुक्त किया, क्षमा दी, क्षमा छूट दी उस भोजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंडहीन विषहीन विनीत सरल हो। हमारे पड़ोस के रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, वह सर्प क्षमा दे सकती है जिसके पास गरल हो, जहर हो। उस सर्प वह सांप क्या क्षमा दे सकती है जिसके पास दांत भी नहीं है और जहर भी नहीं है, और कहे कि मैं क्षमा दे दिया, वो नहीं होता। गांधी वैसे विराट हृदय थे तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा देता हूं। लोगों ने गांधी के घर जहां कोलकाता में थे वहां पथराव किया। गांधी नंगे पांव 80 वर्ष की उम्र में नोआखाली में घूमे। भारत स्वतंत्र हुआ था, बड़ी लंबी संघर्ष के बाद आए, भारत को आजादी आई हुई थी, वो दिल्ली में नहीं थे, वो नोआखाली में कोलकाता में घूम रहे थे, नंगे पांव घूम रहे थे। लोगों ने पूछा कि बाबू आप नंगे पांव घूम रहे हैं और इस उम्र में घूम रहे हैं, तो आपको कष्ट हो रही है, आपका पांव फट गया है। गांधी ने कहा कि हमारी संस्कृति में जहां देवताओं की मंदिर होती है, जहां श्मशान होता है, जहां कब्रगाह होता है, वहां लोग नंगे पांव जाते हैं। मैं भी इस आज जो है नोआखाली कब्रगाह बन गया, वहां गांधी के आश्रम में नव कुमार जी मेरे मित्र हैं जो वहां के प्रमुख हैं, बांग्लादेशी। तो आज भी दुनिया में कहीं भी सामाजिक सद्भाव की बात होती है तो गांधी की बात होता है। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच का संबंध कैसा है, तो सामाजिक सद्भाव के लिए गांधी जी ने नोआखाली में जो प्रयोग किया वो आज हमारे लिए भी अनुकरणीय है। उस समय में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि गांधी 1 मैन आर्मी थे। 2 जगह सबसे बड़े पैमाने पर भारत विभाजन का रक्तपात हुआ। एक पंजाब में, दरअसल भारत और पाकिस्तान की बंटवारा पंजाब की बंटवारा थी। आप देखेंगे कि अमृतसर और लाहौर अगर आप गए होंगे तो बड़ी नजदीक की दूरी है, लेकिन बीच में एक लकीर खींची गई। रेड क्लिफ नाम के आदमी थे जो कभी भारत आए ही नहीं थे, आने के 2 महीने के बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लकीरें कागज पर कोड दी। समझिए कि कितने घरों में सीमाएं कोड दी गई होगी। आज भी काठमांडू और दिल्ली के शासक हमारा नेपाल और भारत के सीमांचल का जो संबंध है उस पर सैनिकीकरण करने की ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, सन 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल में थे, सुशील कोइराला जी भी बाद में वहीं से जेल में थे। नीतीश कुमार जी जब भी मिलते थे, सुशील कोइराला जी थे तो कहते थे कि अरे हम और वो दोनों एक ही साथ रहे हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता में नेपाली कांग्रेस के नेता और कुछ वामपंथी नेता लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। वे आते हैं और सप्तरी में, कोयलाड़ी में वो आश्रय लेते हैं और आजाद फौज गठन करते हैं। कालांतर में वो हनुमान नगर जेल में उनको पकड़ा जाता है। सप्तरी के लोगों ने संघर्ष कर जेल मुक्त करता है और इसीलिए जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आजीवन नेपाल के लोकतंत्र और नेपाल के लिए कृतज्ञ रहे। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 12 खंबा जहां हमारा नेपाली दूतावास है दिल्ली में, उसके सामने दिन में लालटेन लेकर चल रहे थे और स्वतंत्र भारत में पहली बार वो हिरासत हुए। उससे पहले नेपाल में राणाशाही थी। राणा शासक का और भारत में ब्रिटिश शासकों का बीच का संबंध है। 2 देशों का, 2 मुल्कों का संबंध, 2 शासकों के बीच का संबंध होता है। लेकिन हनुमान नगर के मदेशियों ने उस संबंध को जनता से जनता का संबंध बनाया। आपको याद होगा भारत में 1857 में विद्रोह हुई। उस विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल से सेना पठाया गया और नेपाल की सेना ने दमन की और लखनऊ लूट कहा जाता है। लखनऊ में इस तरह से लूटपाट की गई कि आपको वहां बाद में एक कहावत ही बन गया, लखनऊ लूट। तो गांधी जी की बात में मैं क्यों कह रहा था 2 मुल्कों का संबंध की बात, कि जालियांवाला बाग में स्वतंत्रता की संघर्ष हो रही थी, वहां भी गोली चलाने वाले लोग गोरखाली फौज थे। और भारत की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह जब हुआ वहां भी शासक का जो प्रतिनिधि था गोरखाली फौज, उसने दमन किया। लेकिन मधेशियों ने, जब तक भारत में स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक मधेश के भीतर भी
नेपाल के भीतर भी स्वतंत्रता नहीं होगा। इस बात का प्रयोग हनुमान नगर ने किया है और हनुमान नगर की उस स्मृति को, उस शहादत को हमें याद करनी चाहिए। जैसा कि मुझे लगता है गांधी एक संभावनाओं का नाम है, गांधी का तो विराट व्यक्तित्व है। आप कहेंगे कि भाई मैं बेसिक समय तो नहीं ले रहा हूँ, जानकी मेडिकल कॉलेज गांधी को किसने मारा है? गोडसे। उससे पहले भी गांधी पर 6 बार प्रहार हुए। गांधी जिस दिन मारे गए, कल होकर उनकी सब यात्रा निकल रही थी दिल्ली में, दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है। वो किसी पद में नहीं थे, कोई शासकीय पद नहीं था, दुनिया भर के लोग आए अपने अपने देश से संवेदनाएं लेकर। उस समय आकाशवाणी हुआ करता था, दूरदर्शन था नहीं, तो आकाशवाणी में उस समय मेलविल डी मेलो नाम के आदमी एक अंग्रेज थे, वो वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से सब यात्राएं निकल रही हैं। तो कहा जाता है, माना जाता है कि उस जमाने में सबसे बड़ी तादाद में लोग महात्मा गांधी की सब यात्रा पर निकले थे और वैसी अविस्मरणीय यात्रा आज तक नहीं हो सकी। वे लिखते हैं कि जब मैं गांधी को गोली मारा जा चुका था, घोषणा हो चुकी थी, लोग आकर फूल चढ़ा रहे थे, तो मैंने गांधी को देखा तो लगा कि जिस तरह से ईसा मसीह ने सूली से हटाते वक्त किसी ने कहा कि हे परमपिता, वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। अगर गांधी पर जिसने प्रहार किया, अगर गांधी बच गए होते तो गांधी अपने अनुचरों से कहते कि गोडसे को बुलाओ, उससे बात करते हैं। गांधी ने उस तरह अपने असहमत के पक्षों से भी, गांधी का अंबेडकर के साथ, जिन्ना के साथ भी, अन्य लोगों के साथ भी कई असहमतियां रही, लेकिन व्यक्तिगत संबंध के तौर पर कभी उन्होंने निषेध नहीं किया, प्रेम किया। इसीलिए सत्याग्रह का मतलब आप दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना भी है। गांधी को जो मारा, गांधी के जो सच्चे लोग थे, उन्होंने कहा कि गोडसे को माफी देनी चाहिए। इसे उसको कल के दिनों में लगे कि हमने गलत कर दिया, किसी को उकसावे में आकर मैंने ऐसा कर दिया। अगर गांधी का सही रास्ता यही है, तो गांधी एक प्रयोग है, जो प्रयोग हम और आप कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी एक राजनीतिक प्रयोग करता है, समानांतर में वो कई आंदोलन चला रहे होते हैं, छुआछूत के विरुद्ध में कर रहे होते हैं। वो एक अच्छे पत्रकार भी हैं। वो खादी की बात अभी मंच पर वहां से कह रहे थे कि भाई गांधी एक तरफ पूंजीपतियों के साथ रहते थे, वो जब मारे गए, जिसका आजकल 30 जनवरी मार्ग नाम रखा गया है, वो बिरला का भवन में रहते थे, वहीं रहते हुए प्रार्थना में सभा जाते वक्त मारे गए। आपने मैटिन गोरो का जो फिल्म देखा होगा, उसमें भी देखे होंगे कैसे लोग भजन कर रहे हैं और गांधी जा रहे हैं और गोली मार दी जाती है। जिसने गांधी को मारा उसने भी गांधी को प्रणाम किया। और एक तरफ अंत्योदय की बात करते हैं, कभी दलित बस्ती में जाकर रह जाते हैं, कभी मुस्लिमों और मजलूमों के बस्ती में जाकर रह जाते हैं। ये क्या विरोधाभास नहीं? निश्चित रूप से गांधी के जीवन में बहुत सारे विरोधाभासों की बात आती थी। नुआखाली में चल रहे थे, उनकी पोतरी थी साथ साथ, और वो ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे। उस समय उनके बड़े करीबी लोग उनको छोड़ रहे थे। प्यारे लाल तो उनके निजी सचिव थे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, गांधी बापू आप ऐसा मत करें, समाज में बड़ी अफवाहें फैल रही है, अनर्थ हो रहा है। लेकिन गांधी सत्य के प्रयोगार्थी थे। वो जो प्रयोग कर रहे होते थे वो जनता को बताते थे। इसलिए गांधी पर आज भी इसलिए अधिक किताबें लिखी जा रही है कि गांधी हर चीज दस्तावेज कर दिया है। गांधी का एक एक पल, एक एक अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ब्रह्मचर्य के संबंध में भी उन्हें कई बार विचलन आई हुई है, उस बात को भी गांधी ने स्वीकार किया है। आज के लोग में वो साहस नहीं, आज के नेताओं में वो सादगी नहीं है। महाधिवेशन होता था कांग्रेस के, जब तक वो कांग्रेस से जुड़े थे, कार्यकर्ताओं के रहने के लिए शौचालय का प्रबंध, कार्यकर्ताओं को जाड़े के महीना है पानी का प्रबंध, और खाने का बाद का जूठा का पत्ता फेंकने का काम गांधी अगुवाई करते थे। गांधी को उससे परहेज नहीं थी। मैं नेता हूं, किसी कार्यकर्ता को ऑर्डर कर दिया कि तुम जाकर मंच के व्यवस्थापन करना, उसने उस कार्यकर्ता ने भी अपने के माथे के कार्यकर्ताओं को कह दिया। आखिर में करना क्या है वो किसी को पता नहीं। गांधी खुद करते थे, दूसरे को प्रेरित करते थे। यह खूबी गांधी में थी। इसीलिए गांधी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा प्रयोग है। वो प्रयोग करके लोगों पर दबाव बनाते थे कि आप भी ऐसा करें।
एक बार गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जाते हैं लंदन। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जो भी पहनते थे वो खुद प्रयोग बनाते थे, जैसे खादी का कपड़ा, धोती पहन रहे हैं, लंगोटी या चादर है, या जूता तो पहनते नहीं थे, वो चप्पल पहनते थे, वो खुद बनाते थे गांधी। अंत्योदय की बात इसलिए गांधी करते थे कि चरखा जो है, ये सुमाकर ने बाद में स्मॉल इज ब्यूटी, आज प्रदीप राय होते, मैं उनका पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उस सुमाकर का या स्मॉल इज ब्यूटी का जो उसमें कंसेप्ट था, बीपी भी किसी जमाने में या सैलजा की बड़ी प्रभावित हुई थी उस अपनी बात, वो गांधी से प्रभावित होकर आता है। और अंतर्राष्ट्रीय रूप में छोटे छोटे परिवर्तनों की बात, छोटे छोटे उद्यम की बात की जाती है। तो गांधी जहां अंत्योदय की बात करते हैं, ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, गांव के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वंचितों में छुआछूत से मुक्ति हो, वह आदमी अपनी शिल्प का विकास करे और उसके आधार पर आत्मनिर्भर हो, तो हमें परनिर्भर नहीं होना होगा। आज गांव क्या हो गया है कि गांव उत्पादन की केंद्र नहीं रह गई है। आज गांव में हर कुछ बाहर से जाता है। गांधी इसी बात को पहचान लिए थे और जब उन्होंने लिखा हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि पश्चिम के अंधाधुंध प्रयोग से और पश्चिम जिस तरह से मशीन के प्रयोग करने के लिए हमें उकसा रही है, हम अंधे की तरफ जा रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि अब टेलीविजन में भी समाचार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई महिला होती है, कोई पुरुष होता है, समाचार बात बोल रहा होता है। तो इतनी बड़ी आबादी है, उसको क्या काम मिलेगा? तो गांधी मशीन का विरोध नहीं करे तो ट्रेन पर नहीं चढ़ते, लेकिन गांधी टेलीफोन पर बात भी करते थे। उस जमाने में जो टेलीफोन था उस तरीके का, अर्थात गांधी मशीन का प्रयोग पर उनका परहेज नहीं था। वे आदमी की या इंसान का जो जनशक्ति है, श्रम शक्ति है, और श्रम शक्ति से जो सामिप्यता होती है, श्रम शक्ति से जो आत्मीयता होती है, श्रम शक्ति से जो उद्यम का या रिसोर्स का जो वितरण होता है, उस पर गांधी का चिंता है। गांधी के साथ साथ जो लोग भी थे उद्योगपति लोग, वे राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को आहूत कर दिए। आज की नेता को वैसे उद्योगपति नहीं थे जो चंदे देने के कारण से कोई प्रदेश सभा में आ जाते हैं, कोई राष्ट्रीय सभा में आ जाते हैं, और कोई जो है प्रतिनिधि सभा में आ जाते हैं। वैसे नहीं थे। गांधी के उद्योगपति लोग थे, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का प्रकोप हो सकता है उसको भी बर्दाश्त कर कई लोगों की बड़ी कहानियां हैं कि प्रकोप का शिकार हुआ, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कंट्रीब्यूट की। आज हम जब इस यही विरोधाभास की बात है, गांधी को सभी तरीके से समझने से गांधी को नहीं समझा जा सकता है। गांधी को समझना होता है, गांधी को फील करना होता है, क्योंकि गांधी दूसरे पर इंप्रेस नहीं कर देते थे। गांधी स्वयं अपने आप को रिलेट करने की बात करते हैं। तो जब स्वग्राम स्वराज हो गया, लोग अपने आप उत्पादन करेंगे, हमारा जो स्रोत है हम ही में रहेगा और बाहरी चीज हम बाहर पठाएंगे, तो हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी। तो मैं फिर कहानी में आ गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में तो एक जेलर था। वो जेलर क्या करता था, बड़ी गांधी जी को खाने में परेशानी करता था, रहने का बड़ी दिक्कत कर दिया था। तो अभी गांधी अपने लिए भी चप्पल बना रहे होते थे, और उसके लिए भी जब गांधी जी छूटने वाले हुए तो उसके लिए भी चप्पल बना दिए। बात आई गई हो गई। जब गांधी गोलमेज के लिए पहुंचते हैं लंदन, तो वो आदमी आता है, कहता है कि आप एक बार मेरे घर पे आ जाइए। बड़ा क्रूर अंग्रेज के जमाने का जेलर है ना, उस शोले फिल्म में, ठीक उसी तरह से बड़ा कड़ियल मिजाज का वो जेलर था। गांधी जी जाते हैं उसके घर में, तो वो अपना घर में कुछ जैसे पुराने यहाँ के भी पुलिस के ऑफिसर या पुराने कर्मचारी होते हैं, घर में दिखाते हैं मेडल वगैरह या गोदवा मिला हुआ है, आजकल प्रबंधन सेवा से मिला रहता है, दिखाया। तो उसी तरह से उस जमाने की चीज दिखाया, दिखाया एक दराज में चप्पल रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप जानते हैं कि कौन चप्पल कौन है, क्या है? तो गांधी जी ने कहा बताओ तुम। तो यह वही चप्पल है जो आपने मुझे उपहार में दिया था। बाद के दिन मैं पहले पहनता था, बाद के दिनों में लगा इतने बड़े उच्च आत्मा है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतने ख्याति प्राप्त। मैं उस कालखंड में जी रहा हूँ जिस कालखंड में गांधी चलते फिरते हैं, उस कालखंड का मैं आदमी मुझे लगा कि मैंने आपके साथ उस समय में घोर अन्याय तो किया हूँ। आज आपके द्वारा प्रदत्त इस चप्पल को जो आपके हाथों द्वारा बनाया गया है, बड़े कष्ट साध्य तरीके से बनाए गए चप्पल को अगर मैं पहनता हूँ तो लगता हूँ कि मैं आपके ऊपर दलित कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगा कि इसको कहाँ रखूँ, तो मैंने अपने संग्रहालय में रखा। तो यह था गांधी का तरीका
कि अपने दुश्मनों को भी, अपने शत्रु के प्रति भी वो समभाव रखते थे और उसे प्रवर्तित कर देते थे। आज जो रीना जी बता रही थी कि समाज में जो अवांछित गतिविधियां हो गई, समाज में एक दूसरे को स्वीकार करने की बातें नहीं रह गई है, वह गांधी किस तरह से बिना लड़ाकू होकर भी अपने आप को सुधार सकते हैं, लोगों को सुधार सकते हैं, ये बात करते थे। गांधी की एक और बात था कि साधन और साध्य की बात करते थे। हमारे वामपंथी मित्र लोग कहते हैं कि नहीं, लक्ष्य प्राप्ति होने पर चांद पर जाना है, कैसे जाना है वो छोड़ो भाई, बंदूक प्रकार का भी जाना है तो जाना है, आदमी को मार कर भी जाना है तो जाना है। गांधी कहते थे हिंसा जिस समाज में होती है, राज्य के विरोध की हिंसा हो या किसी औपनिवेशिक सत्ता के विरोध की हिंसा हो, सबसे अधिक हिंसा उसी समाज को अभिशप्त करती है। अभी अभी तो एक दशक हुआ है, यही हमारे मध्य प्रदेश में तराई में सशक्त संघर्ष हुआ मधेश के मुद्दे के नाम पर। हमने देखा 200 नौजवान मारे गए राज्य की तरफ से भी और खुद अपने तरीके से भी लोग मारे गए। तो हिंसा से कैसे समाज में लोगों में पलायन बढ़ी। इसी जनकपुर में जब मधेश आंदोलन हो रहा था, हम देखे कि एक समुदाय विशेष को यहाँ से पलायन हो जाना पड़ा। एक भी विवेक का नागरिक किसी ने बोल सका कि यहाँ से पलायन नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ और प्रार्थना के स्वर में कहता हूँ और आज आप लोगों से भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ तराई में नहर के किनारे किनारे या सड़क के किनारे किनारे एक जमाने में शीशों का पेड़ लगाया गया, राज्य के द्वारा संरक्षण की गई, लेकिन वो नहीं टिका। और प्रकृति एक संदेश देती है, प्रकृति हमेशा कुछ संदेश देती है। प्रकृति ने संदेश दिया कि कोई एक भी प्रजाति के पौधा अपने आप में टिक नहीं सकता है, पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता है। जंगल इस कारण से जंगल है कि वहां विभिन्न प्रजातियां हैं। सरसों फूल का थूंगा का असली प्रतीक जंगल है। तो हमारा मधेश, हमारा कोई भी शहर एक समासिक शहर है। समास का मतलब होता है, व्याकरण में 2 शब्द होते हैं, एक संधि और एक समास। संधि का मतलब है प्रधान जोड़ अध्यापक, उसको जोड़ दीजिए तो प्रधान अध्यापक हो गया, वहां अध्यापक गौण हो जाता है, एक नई शब्द बन जाती है, नई शब्द याद रहती है, प्रधान अध्यापक। दूसरा है समास, राम और कृष्ण, सीता और राम अलग अलग शब्द भी है, जोड़ दीजिए तो एक नई शब्द बनती है, लेकिन दोनों की सौंदर्य, दोनों का सामर्थ्य, दोनों शब्दों का पृष्ठभूमि बचा हुआ रहता है। जनकपुर लंबे समय तक नेपाल के सामाजिक मानचित्र में समासिक शहर था। आज जनकपुर को एकल बनाने की कोशिश की जा रही है और धार्मिक उन्माद की राजनीति से कल एक समुदाय का पलायन हुआ। अब आप चुपचाप देखते रहे, आज धार्मिक उन्माद होगा, फिर से द्वंद होगी। आपको बहुत दूर नहीं भागलपुर का नाम सुना होगा। भागलपुर किसी जमाने में रेशमी शहर के रूप में जानी जाती थी। जब 80 के दशक में माननीय जी आपको याद होगा कि भागलपुर में जब दंगा हुआ, भागलपुर पिछड़ गया, बहुत पीछे चला गया। मत समझिए ये जो आज राजधानी बन गई है, इस चकाचौंध में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मेरठ में भी कम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कोई भी समाज में खाली भौतिक विकास से नहीं होता है, सामाजिक संबंध सबसे बड़ी अहमियत रखती है। इस पर हमें सोचना और बोलना होगा, जैसा कि मुझे लगता है। हम छोटे छोटे गांधी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? यहीं जनकपुर में एक पोखरी का सफाई किया गया। आज जनकपुर में पहले कोई भी कहानी की मीडिया आती थी, जनकपुर मत पड़ा क्या सभी पोखरी, लेकिन किसी ने आगे बढ़ा, यहीं की समुदाय आगे बढ़ा और उसकी सफाई हुई। आज गंगा आरती होता है, मैं उसको जल सत्याग्रह की बात करता हूँ। तो ये सूर्य का संरक्षण की बात हो या नदी और समुदाय का जो संबंध था, दुनिया में किसी भी साहित्य में जिस तरह से कमला और कोशी के बारे में हमारे लोक जीवन में, मिथिला की लोक जीवन में जितनी लोक साहित्य है, लोक गीतों में बात की गई है और लोक जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम भूल गए हैं। और यही कारण है कि हमें कोशी और कमला हमारे लिए अभिशप्त लगती है। जो डायन की बात है, दहेज की बात है, सामाजिक सद्भाव की बात है, रसायन मुक्त खेती की बात है। रसायन मुक्त खेती की बात करते हुए मुझे माता सीता की बात याद आती है। आखिर एक कथा तो है ना, इसी मिट्टी से सीता पैदा हुई। समझिए उस समय मिट्टी कितना उर्वर रहा होगा। क्या पौराणिक कथा है या किसी कवि की कल्पना, लेकिन मिट्टी से सीता उत्पत्ति होती है, इसे पूरी दुनिया जगत जानती के कहा जाता है। आज हमारी मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है, मिट्टी का स्वभाव समाप्त हो गया है। तो कैसे यह समाज प्रस्फुटित होगा, कैसे यह समाज गुंजित होगा, इसके लिए छोटे छोटे प्रयत्नों की जरूरत है। जो आदमी जहां भी, आज मलंगवा में सामाजिक तनाव कम हुआ है, बीरगंज में या गौर में कहीं भी कुछ समाज में लोग बचे हुए हैं,
जो ऐसे बुरे वक्त में इमरजेंसी लाइट की तरह आगे आते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। गांधी नोआखली में गए हों या अन्य कहीं भी सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, तो वे छोटे छोटे लोग हैं जो हम गांधी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज मीडिया में, यही जनकपुर की मीडिया में कोई आदमी आता है और कहता है कि फलाना का आस्था गृह को तोड़ दिया जाए, और हम मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में छापते हैं। यही जनकपुर की मीडिया है, जब यहाँ कोई एक सुतली बम पड़कता था, कोई पटाखा पड़कता था, तो हम कहते थे कि फलाना कोबरा, फलाना डॉन, फलाना इस तरह से धमकी दिया है, और उसका अभिशप्त, उसकी पीड़ा यहीं के समाज को डंक मारती रही। आज हम किसी समाज को नफरत फैलाने वाली बात, मीडिया उसका भरिया बनता है, समझिए सबसे पहले आपकी लपटे आपको लपेटेगी। इसलिए मैं स्वयं मीडिया का हूं, लेकिन मीडिया के लोगों से बात कहना चाहता हूं, अगर आप साहस की बात करते हैं, अगर द्वंद्व संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो आप गांधी की काम कर रहे होते हैं। इसलिए गांधी हमारे और आपके बीच में है। आज के लोग गांधी की उस सादगी को नहीं भूल गए। गांधी चंपारण में आए, लोगों को ग्राम सर सफाई की बात करते थे, स्वयं वो गांव में सफर से सफाई के लिए आगे आते थे। एक घर में गए, महिलाएं की आवाज आती है, कोई निकल नहीं रही, गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को पठाया भीतर, 2 बहू 1 सास है, वस्त्र एक ही है, इसलिए वो निकल नहीं रहे। गांधी को जब पता चला कि इतना गरीबी है कि एक ही वस्त्र है, 2 बहू है और 1 सास है, भीतर कपड़े में बंद है, निकल नहीं पा रही है, गांधी को लगा, गांधी इससे पहले गुजरात की काठियावाड़ा वाला पोशाक पहनते थे, गांधी ने उस दिनों से वस्त्रों की कमी कर दी। सादगी हमारे जीवन में होनी चाहिए। गांधी जब चंपारण में लाते हैं राजेंद्र प्रसाद कोइराला को, आचार्य कृपलानी को, सभी उस जमाने के बड़े वकील थे। राजेंद्र प्रसाद तो बाद में राष्ट्रपति भी बना। सब लोग अपने बड़े धनिक मनी थे, अपने साथ साथ काम करने वालों को, कपड़ा धोने वालों को, घोड़ा का सही सभी लेकर आए। गांधी ने कहा कि मेरे साथ रहना हो तो सबको हटाना होगा, खाना एक जगह बनेगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, पुरुष हो या महिला हो, खाना एक जगह बनेगा, कपड़ा सबको अपने आप साफ करना होगा। यह थी गांधी की सादगी। ऐसा नहीं है। आज नेतृत्व जो हमारा करता है, समाज के हमारे क्षेत्र में जो अगुवाई करना चाहते हैं, उनमें सादगी नहीं रही है। आज सामाजिक भ्रष्टता इसलिए बढ़ गई है कि हमने सादगी को छोड़ दिया। सादगी होना, गरीबी होना, लोगों ने उसको हे मान लिया है। अगर गांव में आप पैदल चलते हुए पहुंचे, गांव में साइकिल पर पहुंचे, यही 40 साल से पहले नेता लोग साइकिल पर चलते थे, लोकतंत्र के विरुद्ध के पक्ष में उतनी बड़ी संघर्ष हुआ करती थी। आज आप मोटरसाइकिल पर भी लोग चलिएगा तो लोग कहेगा ये कॉफी करते राजनीति, चरपहिया देकर हलते हैं। हमारे सोच में इस भ्रष्टता कहां से आ गई? हमने वैभव को, आडंबर को क्यों मान लिया कि हमारे नेतृत्व का एक गुण बन गया है? क्योंकि गांधी की सादगी हम भूल गए। हमारे जो पुराने नेता लोग थे, कितना बड़ा संघर्ष किया। आज की तरह पॉलिटिक्स एटीएम नहीं हुई कि आज लगाओ और कल पाओ। इस इलाके में जो मैं जहां खड़ा हूं, ऐसे में सैकड़ों नाम जानता हूं जो भारत में निर्वाचित रहते हुए बड़े प्रशासन का प्रकोप सहकर यहाँ से लोगों ने सहयोग किया। मधुबनी में हो, सुरसंड में हो, पसमिटा में हो, बरगिनिया, सीतामढ़ी या नरकटियागंज बॉर्डर इलाके के लोगों को, जो कांग्रेसी लोगों का शेल्टर हुआ करता था या वामपंथी लोगों का शेल्टर हुआ था, उन्हें दिया। प्रशासन के प्रकोप के कारण से उनका सर्वस्व हरण हुआ। आज की तरह राजनीति इतनी सस्ती नहीं थी, तो ये लोगों ने किया, इसी समाज के लोगों ने किया, लेकिन आज हम उन्हें भूल गए। आज हम उन्हें याद भी नहीं करते हैं। हम इतनी कृतज्ञ पूछता है, जो समाज कृतज्ञ होती है उस समाज का भला नहीं हो सकता है। मुझे लगता है गांधी के स्मरण के बहाने हम अपने पूर्वजों की परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अंतर में आ गया हूं। गांधी हमेशा सीखने की बात करते थे, दूसरों की भाषा सीखने की कोशिश करते थे। यही गांधी की निरंतर उनकी विशेषता थी कि गांधी की प्रतिमा है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के उस समय निवृत्त हो गए थे, उनके ही पार्टी के जीतन राम मांझी थे। मैं नीतीश कुमार जी से मिला, मैंने कहा कि विशेष प्रसाद कोइराला जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कब है? तो मैंने कहा 1 महीना बाकी है। तो उन्होंने तुरंत फंक्शनिंग शुरू किया, जीतन राम मांझी को बुलाया। वहां के अखबारों में एक पेज का बीपी कोइराला जन्म शताब्दी समारोह की बात की गई, क्योंकि 2007 साल में राणा विरोध के आंदोलन का मुख्यालय पटना में हुआ करता था। यह हुआ कृतज्ञता। पटना में 2 देश मुल्क के स्वतंत्र मुल्क के प्रधानमंत्रियों का वहां स्टेच्यू। हमारे यहाँ गांधी को नाम लेने में लोग डरते हैं, कहीं कुछ ठप्पा तो नहीं लग जाएगा। आज राम स्वरूप जी की साहस को देखकर, यहाँ के लोगों की सृजनशीलता देखकर मुझे खुशी भी हुई है। एक लता मंगेशकर की पुरानी गीत है, मिले न तुमसे हम घबराए, मिले तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। कांग्रेसी मित्रों, गांधी से आंख मत चुराओ। आज जिस तरह की समस्याएं हो रही है, आपकी कांग्रेस के मंच पर मैं कहना चाहूंगा,
कांग्रेस को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, यह लोकतंत्र की नींव को हिलाने की बात है। हमारी सामाजिक संबंध की जो परिभाषाएं हैं उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और कौन ताकत मजबूत हो रहा है उसको पहचानिए, उसको जानिए। आप अपने अतीत को याद कीजिए, संघर्ष के दिनों को याद कीजिए। आज जो सत्ता की चकाचौंध है इस जनकपुर में, चीफ मिनिस्टर जी कह रहे थे कि मंत्री लोग कमा नहीं रहे हैं, लूट रहे हैं। यह लूट का लाभ जो आप लोग ले रहे हैं वो हमेशा चलने वाली नहीं है, संहिता पर प्रहार होने वाला है। इसलिए भी संघर्ष के दिनों को याद कीजिए। लोकतंत्र में जब जब अधिनायक बचता है, कल जो भक्तपुर में जो कहानी रिहर्सल हो रहा है वो होगा, तो क्या लगता है आपको? आप लोग शकुन के दिन में रहेंगे? या ज्ञानेंद्र का सत्ता के समय में जिस तरह से जेल में थे, कोई आपका बनाया हुआ इंस्पेक्टर था, कोई एसपी था, कोई सीडीओ था, फ्राई उराई पठा देता था, रात में कुछ जल भी पठा देता था, वो अब होने की स्थिति नहीं है। अब अगर इस राजनीतिक समीकरण बदलती है, बड़ा कठोर दिन होगा जो 40 साल के पहले हुआ था। इसलिए भी मैं गांधी के बहाने 1 लाख चलो रे, कठिनाई है। मैं ये साहस के साथ इसलिए और विनम्रता पूर्वक, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि आप सभी संघर्ष के लोग हैं, इतने देर से मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि आपके लोकतंत्र के प्रति आपकी हमदर्दी है। मैं आने वाली आहट को बता रहा हूँ। वेदव्यास ने महाभारत से पहले हाथ उठाकर कहा था, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर महाभारत हुई तो आज भी समय है। 1 लाख चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां थी। आप जो जहां है वहां से लोकतंत्र की बचाने की बात करें। लोकतंत्र रहेगा, आप अपने नेतृत्व से भी प्रश्न उठाइए और प्रश्न स्वीकार भी कीजिए। कोई आप पर प्रश्न कर रहा है उसको भी स्वीकार कीजिए। यही हमारी समाज की और लोकतंत्र को बचाएगा, जैसे मुझे लगता है। यह जनकपुर की भूमि ज्ञान की भूमि और क्रांति की भूमि है। यह जनकपुर की अपनी ही पहचान रही है, और यही कारण है कि राज्य से अभिशप्त होती रही है। साख फलक तो हमारा भांजा ही फलक था। भांजा लोग तो जनकपुर को गुलजार कर देना चाहिए, क्योंकि पंचायती शासन के समय में कभी भी जनकपुर पर कभी रौनक नहीं हुआ। हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ये निकट का इतिहास है, इसलिए इतिहास को स्मरण कीजिए। अंत में मैं ये कहूँगा कि सामाजिक सद्भाव, चाहे गांधी जी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, हे ईश्वर, या आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, कोई अगर प्रकृति है, कोई सृष्टि करता है, कोई क्रिएशन है या कोई इवॉल्व हुआ है, आप उस चीज को माने। क्योंकि माता जब प्रसूता होती है, जब नवजात को जन्म देती है, आप उसके स्तन को काटिए तो लहू निकलेगा। बच्चा जब दूध चूसता है तो उसे दूध निकलता है। कोई प्रकृति तो है, इसको हम ईश्वर कहें या अल्लाह कहें। संस्कृति की एक पंक्ति है, भागवत में कहते हैं ऋषि कि आकाशात पतितय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रति गच्छति। आकाश से अगर कोई पानी का बूंद गिरता है तो वह समुद्र में ही गिरेगा। हम चाहे अल्लाह कहें या ईश्वर कहें, गॉड कहें या भगवान कहें, आखिर वो सब परम पिता को ही जाएगा। परम पिता को समझिए, अपनी ताकत को अर्जित कीजिए। गांधी जहाँ कहीं भी हम हैं, हमारे और आपके पीछे है। एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, आप लोगों ने देखा होगा। लगे रहो मुन्ना भाई में किस तरह से गांधी की होल फिलोसफी को, जिसको हमारी शाहवक्त अमीना जी बता रही थी बार बार, गांधीगिरी करने की बात करती है। आपके दल के भीतर या समाज में कहीं भी अगर कोई अवांछित पक्ष है, आप वहां गांधीगिरी करना शुरू कर दीजिए, समाज बदलेगा। आज जनकपुर में देखिए, सब चीज हम राज्य के भरोसे छोड़ देते हैं। क्यों? आज गंदगी जनकपुर क्यों इतना है? हम क्यों नहीं उसमें प्रयत्न कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी प्रयत्न करें, गांधीगिरी करें। समाज का भविष्य है, नेपाल का भविष्य है और लोकतंत्र का भविष्य है। जय नेपाल, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।